हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नो क्लीन चिट मोदी एंड शाह बाय अशोक लवासा। ऐसा बहुत ही पहले से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन अभी जल्दी इस मुद्दे पर बहुत ही अधिक बात हो रही है। तो बात करने का सबसे पहला कारण क्या है, इसके साथ कई पॉइंट पे हम बात करेंगे। इन पॉइंटों को आप ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि इन्हीं एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अशोक लवासा है कौन। दूसरा पॉइंट है इनके करियर के बारे में हम जानेंगे। तीसरा पॉइंट होगा मामला क्या है जिसके कारण से आज इनके बारे में चर्चा की जा रही है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है, एक्सपर्ट, जिस तरह से एक्सपर्ट की राय आ रही है कि अशोक लवासा के पास ऐसा ऑप्शन है, ये कर सकते हैं, एडीबी में जा सकते हैं या इलेक्शन कमीशन में बने रह सकते हैं, तो क्या हो सकता है वो तो और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। एडीबी बैंक क्या है, क्या काम करता है, भारत और एडीबी बैंक का क्या रिलेशन है, इसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने न्यूज सुना होगा कि एशियाई विकास बैंक ने इसी महीने भारत को सूचित किया है कि उसने भारत के निर्वाचन आयुक्त, जो इस समय निर्वाचन आयुक्त, भारत में दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जैसे पहले हैं अशोक लवासा और दूसरे नंबर के उन्हीं के बराबर उतना ही उनको अधिकार होता है, वो है सुशील चंद्रा जी, और मुख्य जो आपके चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं। तो एडीबी बैंक ने अशोक लवासा को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी साझेदारी के क्षेत्र के लिए अपना उपाध्यक्ष चुना है। एडीबी बैंक ने अपने बयान में यह भी कहा कि अशोक लवासा वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्तों में से एक हैं, और इसके पहले अगर ये एडीबी के पद को ग्रहण करते हैं और इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव आयुक्त के पद पे बने हैं, अगर उस पद को छोड़ते हैं तो इसके पहले ये वित्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव सहित कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि अशोक लवासा एडीबी बैंक में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, क्योंकि दिवाकर गुप्ता जी का स्थान 31 अगस्त तक बना हुआ है। उसके बाद वो पद खाली हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद भारत को किसी न किसी ऐसे जो अधिकारी होते हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। तो अभी तक जो चर्चा चल रहा है वो अशोक लवासा जी के ऊपर चर्चा चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है कि अशोक लवासा जी कौन है। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि इनका जन्म 21 अक्टूबर 1957 को हुआ है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए भी किया है और एमए। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद 1978 से लेकर 1979 तक लगभग 1 सालों तक इन्होंने वहां पे पढ़ाया, तो लेक्चरर के रूप में काम किया। 1979 से लेकर 1980 तक बताया जाता है कि ये बैंक में पीओ के काम किए, एसबीआई बैंक में। और अशोक लवासा 1980 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमबीए भी डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ इनके पास डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एमफिल में डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की है। अशोक लवासा जी को फोटोग्राफी का भी शौक है। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जो 2006 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इस किताब का नाम है अन सिविल सर्वेंट। इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें कई जानकारी दी गई है, बहुत ही विस्तार से इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है करियर के बारे में। इनके करियर के बारे में जाना जाए तो इनके पास 37 वर्षों का लंबा अनुभव भारतीय सिविल सेवा का है। इन वर्षों में इन्होंने केंद्र व राज्य सरकार में रहते हुए सुशासन और नीतिगत सुधार में खास योगदान दिया। इसके लिए इन्हें भारतीय इतिहास में भी जाना जाएगा। और आने वाले समय में जो युवक हैं, जो ऐसे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या इनके तरह से देश की सेवा करना चाहते हैं, वो इनके बारे में जरूर जानकारी रखेंगे। तीसरे पॉइंट में बताया गया, इसी तरह से मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई कई वार्ताओं में मुख्य भूमिका के रूप में निभा चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। चौथा पॉइंट है कि 2015 में जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए जो बैठकें होती रहती हैं, चाहे वो भारत में हो, जिनेवा में या कहीं पर भी हो। इसी तरह से पेरिस समझौते के समय में भारतीय टीम का नेतृत्व अशोक लवासा जी ने ही किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड डी सर्टिफिकेशन के समय इन्होंने ही टीम का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, दूसरे पॉइंट में ये सब चल रहा है। आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव रहते हुए एडीबी बैंक, जो आज एडीबी बैंक की बात हो रही है, इस एडीबी बैंक से भारत को कई बार इन्होंने दर्जनों बार बताया जाता है कि लोन दिलाया, और एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाने में इनकी ही राय ली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय वित्त सचिव रहते हुए जब सरकार ने कई बड़े बदलाव देश में किए, जैसे पहला बदलाव जीएसटी पेश किए जाते समय ये भारत में वित्त सचिव के पद पे थे। दूसरा पॉइंट है कि रेल बजट को आम बजट में मिलाते समय भी ये भारत के वित्त सचिव रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हरियाणा राज्य के प्रशासन में भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों के विभाग हैं
उसको संभाला, क्योंकि ये हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। बताया ये जाता है कि अगर सब कुछ देश में सही रहा, अगर ये निर्वाचन आयुक्त बने रहे, तो आने वाले अप्रैल 2021 में ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेंगे, जो इस समय सुनील अरोड़ा जी हैं। और अप्रैल अगर 2021 में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, तो आने वाले अक्टूबर 2022 तक ये कई राज्यों की चुनाव कराएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। इसके साथ साथ कई राज्यों के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, तो ये इन्हीं के कार्यकाल में होगा। लेकिन ये बताया गया कि अगर सही से ऐसा ही सब सही रहा, तभी इनको ये पद दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट का लास्ट पॉइंट ये है कि चुनाव आयुक्त बनने से पहले 31 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय वित्त सचिव के पद से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मामला के बारे में समझा जाए कि किसके कारण से ये आज बहुत ही अधिक चर्चित हो चुके हैं। बताया यह जाता है कि पिछले वर्ष संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष कुछ शिकायतें दी थी कि मोदी जी जो कुछ स्पीच दिए हैं, कई जगहों पे लगभग 6 से 7 ऐसे स्पीच मिले थे जिसमें हेड बताया गया था, तो उसी की जांच करने के लिए चुनाव आयोग के पास गया था। उसी को लेकर ये विवाद हुआ है। विपक्ष के शिकायत देने के बाद चुनाव आयोग इस पर विचार करने के लिए बैठा, जिसके बाद आयोग के 3 सदस्यों में से 2 सदस्य, 3 सदस्य कौन है, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो इस तरह से 3 सदस्य हो जाते हैं। तो बताया जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी, जो इस समय यहाँ पे आपको इमेज में बीच में दिखाया जा रहा है, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी, जो लास्ट में उधर उस साइड में है, इन्होंने मोदी जी को और अमित शाह जी को क्लीन चिट दी। जबकि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने पर सहमत नहीं थे। उनकी अलग राय थी, क्योंकि जो फैसला था वो बहुमत के आधार पे था। बताया तो ये जाता है कि फैसला सर्वसम्मति से नहीं होके बल्कि बहुमत के आधार पे किया गया था। इसके कारण से 2-1 के बहुमत के कारण से ही मोदी और अमित शाह को उस समय 2019 में क्लीन चिट मिल गई थी। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 6 मामलों में मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट दी थी। तो वहीं अशोक लवासा ये चाहते थे कि उनकी भी बयान को दर्ज किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, चाहे फैसला 2-1 के बहुमत के आधार पर किया गया हो। इन्होंने आरोप लगाया कि अल्पमत की राय को दर्ज नहीं किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन उस पर ध्यान नहीं दे रहा, फोकस नहीं दे रहा, इसलिए इन्होंने चुनाव आयोग की बैठकों में जाना ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया कि इनके भाषण को देखा जाए कि ये हेड स्पीच दे रहे हैं या सही दे रहे हैं। इस तरह से इन्होंने पूरी तरह से जो मीटिंग हो रही थी उसमें जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। मामला तब अधिक विवादित हुआ जब अशोक लवासा की एक चिट्ठी भी स्थानीय मीडिया को हाथ में लगी। इस चिट्ठी में यह लिखा गया था कि कई मामलों में उनकी अल्पमत के फैसले को दर्ज नहीं किया जा रहा, उनकी कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है और लगातार उनकी राय को दबाया जाता रहा, क्योंकि बहुमत के आधार पर फैसला हो रहा था, तो उसमें जिसके अधिक वोट रहेंगे उसी की बात को सुना जाएगा, जो एक बहुसदस्यीय वैधानिक संस्था के नियमों के खिलाफ है। क्योंकि आपका इलेक्शन कमीशन हुआ, CAG, ऐसी जो संस्था है ये स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र फैसला ले सकती है, किसी भी सरकार का दबाव नहीं रहता है। तो ऐसे में सभी सदस्यों की बात को सुना जाए, क्योंकि आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन बनाया गया था तो सिर्फ उसमें एक सदस्य होते थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद इसे बढ़ाकर 2 और सदस्य जोड़ दिया गया, जिसे हम आज चुनाव आयुक्त के नाम से जानते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय संस्था बन गई है। इसलिए कई मौकों पर अशोक लवासा के कदम से मोदी सरकार परेशान हुई, क्योंकि वो बार बार मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे कि जो क्लीन चिट दिया गया है इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसमें हमारी बातों को नहीं सुना गया। इस तरह से जब विवाद बढ़ता गया तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि जैसे कहा जाता है कि मोदी सरकार मीडिया को खरीद लिए, अलग अलग संस्थाओं को खरीद लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपर्ट की राय या अशोक लवासा जी के पास ऑप्शन क्या है, क्या वो ADB बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे या इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयुक्त बने रहेंगे। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार चुनाव आयोग से इस्तीफा देने के बाद ही अशोक लवासा ADB के वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो ये ऐसा करने वाले दूसरे ऐसे शख्स होंगे जो चुनाव आयोग से इस तरह से जो चुनाव आयुक्त है उसके पद से इस्तीफा देकर ऐसे बड़े पदों पर गए हुए हैं। लेकिन PTI ने यह भी बताया कि अभी तक अशोक लवासा की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया कि वो चुनाव आयोग में बने रहेंगे या ADB के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। दूसरे नंबर के हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन, जो आप द वायर न्यूज देखते हैं, वो इन्हीं का है। इनके अनुसार इन्होंने बताया कि मोदी गवर्नमेंट ने अशोक लवासा के पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा कि वह चुनाव आयोग में बने रहें, क्योंकि PM मोदी और शाह के मामले में अशोक लवासा की आपत्ति के बाद उनके खिलाफ जिन मामलों में जांच बिठाई गई
आप सभी को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि अशोक लवासा के साथ साथ इनकी पूरे फैमिली में सभी के ऊपर लगभग भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो इसकी भी जांच हो रही। तो बताया गया कि अगर ये एडीबी में चले जाते हैं तो जांच तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये इलेक्शन कमीशन में बने रहते हैं, पद पे बने रहते हैं, तो ये जो जांच है, ये जांच की प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी के रास्ते में आने के बाद से ही अशोक लवासा को निर्वाचन आयोग से दूर करने की कोशिश की गई है। जैसे 2019 के इलेक्शन में, उसके बाद जो समय समय पे स्टेट के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भी यही कहा गया है कि उनको दूर रखा जाए। और यही कारण है कि लवासा को एडीबी की नियुक्ति के साथ दोबारा विवाद की चर्चा हो रही है पूरे देश भर में। और इस वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे एडीबी बैंक के बारे में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है एडीबी बैंक से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो। एडीबी बैंक के बारे में बताया जाता है कि इसका फॉर्मेशन 1966 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, और जो मनीला जो शहर है वो आपका फिलीपींस देश में है। 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके जो 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये अलग अलग देशों में बनाए गए। तो पूरी दुनिया में लगभग 31 क्षेत्रीय कार्यालय एडीबी बैंक के हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, तो एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इस समय अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 68 देश हैं जो एडीबी बैंक के सदस्य हैं। 2016 का एक रिपोर्ट है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि एडीबी जो बैंक है उसमें कितना शेयर किस देश का है। ये जो शेयर है ये कंट्री वाइज है। सब जापान देश का शेयर सबसे अधिक है एडीबी बैंक में। तो बताया गया है कि 15.67% सबसे अधिक है। अमेरिका देश का जो एडीबी में शेयर है वो 15.56% है। चाइना का 6.47%। इंडिया 4th नंबर पे है 6.35%। और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया जो सबसे अधिक टॉप के दिखाया गया है 5.81%। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एडीबी बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है मात्सुगु अत्सुकावा। ये जापान देश के रहने वाले हैं, क्योंकि बताया गया कि जिस देश का शेयर एडीबी बैंक में सबसे अधिक होगा उसी देश के प्रेसिडेंट बनेंगे इस एडीबी बैंक में। तो एडीबी बैंक का जब से फॉर्मेशन हुआ 1966 से, तो लगभग 10 प्रेसिडेंट बन चुके हैं एडीबी बैंक के, और 10 जो है वो जापान देश के रहने वाले हैं, क्योंकि जापान देश का जो शेयर है वो सबसे अधिक है। तो जिसका शेयर अधिक उसी देश का प्रेसिडेंट इस बैंक में बनते हैं। इसका वर्ग क्या है, मेन वर्ग क्या है, तो ये एशिया के गरीब व मध्यम वर्ग के जो देश हैं उनको सस्ता लोन और लंबे समय तक देता है। इस टॉपिक को खत्म करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया है, 5 लार्जेस्ट बोरोइंग कंट्रीज। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो एडीबी के 5 सबसे बड़े बकायेदार देश, सबसे पहले पे है चाइना कंट्री। इसका बकाया है 17,015 मिलियन डॉलर में बताया गया है। दूसरे नंबर पे इंडिया कंट्री, इंडिया का 16,115 मिलियन डॉलर। पाकिस्तान 10,818 मिलियन डॉलर। 4th नंबर पे है इंडोनेशिया कंट्री, इसका है 10,356 मिलियन डॉलर। और लास्ट में है बांग्लादेश जिसका बकाया है 9,169 मिलियन डॉलर। अगर इस तरह से पूरा देश का देखा जाए तो ये टॉप 5 हुए। उसके बाद और सभी देशों का मिला के देखा जाए तो कुल मिलाकर एडीबी बैंक में इनका कर्ज है 1,02,000 मिलियन डॉलर का। तो ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नो क्लीन चिट मोदी एंड शाह बाय अशोक लवासा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।